सभा समाप्त होने के बाद राजा अपने कक्ष में आए तो महारानी भी उनके पीछे पीछे आ गई। उन्होंने महाराज को समझाते हुए कहा कि आम्रपाली की जगह पर कोई दूसरी नगरवधु ले आए। ये बोलकर महारानी ने राजा को समझाते हुए कहा, यदि हम आपको आम्रपाली से भी ज्यादा सुंदर कोई युवती लाकर दें तो क्या आप उसे नगरवधु बना देंगे? महारानी की बात पर राजा सोच में डूब गए। उन्हें सोच में डूबा देख महारानी ने कहा, महाराज जरा सोचिए, यदि आम्रपाली से भी खूबसूरत कोई स्त्री नगरवधु बन जाती है तो कोई भी आम्रपाली की तरफ नहीं देखेगा और जिस स्त्री को हम नगरवधु बनाएंगे वो अपने दायित्व का निर्वाह करेगी और वैशाली में शांति भी बनी रहेगी। महारानी की बात सुनकर राजा ने कहा, लेकिन भानु प्रताप, वो तो हमें धन ही इस बात के लिए दे रहे हैं ताकि कोई नगरवधु की तरफ नजर भी ना उठाकर देख सके। महाराज की बात सुन महारानी खुद एक पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज समझने की कोशिश कीजिए, उनके इतना धन देने के बावजूद भी वैशाली के पुरुष शांत नहीं बैठ रहे। यदि हमने नगरवधु बदल दी तो वो भी अपना दायित्व निर्वहन करेगी और भी धन आएगा और विद्रोह भी नहीं होगा। परंतु महारानी, इस भारतवर्ष में कोई और ऐसा होगा जो आम्रपाली से ज्यादा खूबसूरत हो? महाराज की नजर में आम्रपाली ऐसी स्त्री थी जिसके बराबर सुंदरता किसी की नहीं थी। तो महारानी ने कहा, महाराज ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर ये तो एक स्त्री है, अवश्य कोई तो होगा जो आम्रपाली को टक्कर दे सके। रही बात उसे ढूंढने की तो उसका जिम्मा हम पर छोड़ दीजिए। महारानी का विश्वास देखकर महाराजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जब आप हमें आम्रपाली से भी ज्यादा सुंदर युवती ला के देंगी तो हम आम्रपाली को नगरवधु पद से हटाकर उस युवती को नगरवधु बना देंगे। परंतु ख्याल रहे महारानी, उस युवती में आम्रपाली जितनी काबिलियत होनी चाहिए। महाराज की शर्त ने महारानी को सोच में डाल दिया। उन्होंने कहा, निश्चिंत रहिए महाराज, यदि काबिलियत नहीं भी हुई तो हम उसे प्रशिक्षण देकर परिपक्व बना देंगे। महारानी के विश्वास को देखकर महाराज उनसे कहते हैं, ठीक है, फिर आप अपनी खोज शुरू कीजिए और ला कर दीजिए आम्रपाली की तरह सुंदर और नृत्य कला में निपुण स्त्री। महाराज की अनुमति मिलते ही महारानी खुश हो गईं। वो अपने मन में कहती हैं, महाराज बस यूं समझ लीजिए कि वो युवती हमें मिल चुकी है, बस उसे प्रशिक्षित करना बाकी है। आम्रपाली, अब तुम्हारा वक्त समाप्त, जल्दी वैश्यालय जाने की तैयारी कर लो। उस वक्त आम्रपाली अपने कक्ष में भानु प्रताप के साथ थी। भानु प्रताप उसे समझा रहे थे कि वो वैशाली के लोगों की सोच को लेकर दुखी ना हो। उन्होंने आम्रपाली से कहा, आम्रपाली जी, कभी कभी वक्त हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन उससे घबरा जाना उसका उपाय नहीं। आज समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है वो एक दिन में ठीक नहीं की जा सकती। उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। आप समझ रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? सम्राट बिंबिसार आम्रपाली को बड़े ही प्रेम से समझा रहे थे। आम्रपाली ने भी हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, हाँ भानु प्रताप जी, वैशाली के पुरुषों की, यहाँ के सारे समाज की सोच को बदलने के लिए हमें धैर्य रखकर काम करना होगा। एक दिन में कुछ भी सही नहीं होता। तभी सम्राट ने आम्रपाली से आगे कहा, अब जब आपको हमारी बात समझ आ गई है तो चलिए अब जरा मुस्कुरा दीजिए। जैसे ही भानु प्रताप जी ने उसे मुस्कुराने के लिए कहा, आम्रपाली अपने आप को रोक नहीं पाई और मुस्कुरा उठी। बाहर ये सब कुछ सोम सुन रहा था और अब और भी ज्यादा वो आग बबूला हो चुका था और वो तुरंत ही वहां से निकल गया। इधर सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली से आगे कहा, एक बात का ध्यान रखिएगा आम्रपाली, आप कभी भी अकेली नहीं है। इस तरह की आंधी तूफान तो आते रहेंगे, परंतु हम सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। उनकी सारी बातें सुनकर आम्रपाली ने भानु प्रताप से भावुकता में कहा, भानु प्रताप जी, जाने क्यों आपसे बात करके हमारा हृदय हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है हमारा बोझ कम हो गया। क्षमा कीजिएगा, परंतु हमारी वजह से आपको भी परेशानी उठानी पड़ती है। सम्राट आम्रपाली का कोई जवाब दे पाते कि तभी आम्रपाली ने एक दासी को बुलवाया और हल्दी का लेप मंगवाया। सम्राट समझ नहीं पाए थे कि आखिर आम्रपाली उस लेप को क्यों मंगा रही है। जब दासी ने हल्दी का लेप लाकर दिया तो आम्रपाली सम्राट बिंबिसार से कहती है, अपना हाथ आगे कीजिए भानु प्रताप जी। परंतु क्यों आम्रपाली? सम्राट बिंबिसार ने सवालिया नजरों से पूछा। आम्रपाली ने उनकी फिक्र करते हुए कहा, आपके हाथ में गहरी चोट लगी है, अगर वक्त पर उसमें हल्दी का लेप नहीं लगाया गया तो वो ठीक नहीं होगी। सम्राट बिंबिसार भी जानते थे कि उनके हाथ में लगी चोट बहुत गहरी है और अगर आम्रपाली ने उस घाव को देखा तो वो घबरा जाएगी। इसलिए उन्होंने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं आम्रपाली, रहने दीजिए, जरा सी खरोच है, इसमें हल्दी का लेप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्राट को मना करते हुए देख आम्रपाली ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, अच्छा तो अब आप ये लेप नहीं लगाएंगे?
क्योंकि आपके हाथों में छोटी सी खरोच है। आम्रपाली को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए देखकर सम्राट थोड़े असहज हो गए। उन्होंने कहा, हाँ खरोच ही तो है। तभी आम्रपाली ने गुस्से में कहा, भानु प्रताप जी, आपकी ये खरोच है ना, हमारे लिए गहरी चोट है, इसलिए चुपचाप ये हल्दी का लेप लगवा लीजिए, अन्यथा हमें जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। आम्रपाली को अपने ऊपर नाराज होता देखकर सम्राट बिंबिसार अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वो उसे हल्दी का लेप नहीं लगवा सकते थे। इसलिए उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया और कहा, नहीं, आप हमें लेप दे दीजिए, हम खुद लगा लेंगे। अब आम्रपाली सम्राट बिंबिसार की बात का कोई जवाब दिए बिना अपनी जगह से उठी और जबरदस्ती भानु प्रताप का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हमें पता है आप कभी भी अपने हाथ से लेप नहीं लगाएंगे, और अब हम बिना लेप लगाए आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। इतना कहकर उसने भानु प्रताप का हाथ आगे की तरफ किया और अपने हाथ में लेप लेकर उनकी चोट पर लगाने लगी। भानु प्रताप जी, आप हैं तो व्यापारी, लेकिन व्यवहार से लगता है कि जैसे कोई योद्धा है। आम्रपाली की इस बात पर सम्राट ने अनजान बनते हुए आम्रपाली से कहा, अच्छा, और आपको ऐसा क्यों लगता है? आम्रपाली ने उनके हाथ में लेप लगाते हुए कहा, क्योंकि आपके हाथ में इतनी गहरी चोट होने के बावजूद भी आप योद्धा की तरह इस पीड़ा को सहन कर रहे हैं। तो सम्राट ने कहा, आपको हमारी ये चोट देखकर घबराहट नहीं हुई? आम्रपाली ने साधारण लहजे में कहा, हमारा हृदय इतना भी कमजोर नहीं है भानु प्रताप जी, जिस चोट को देखकर घबरा जाए। उसे इतने प्यार से अपने हाथों पर लेप लगाते हुए देखकर सम्राट बिंबिसार कुछ भी ना कह सके। उन्होंने अपने आप से अपने मन में कहा, इसलिए हम आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। आप में वो सारे गुण हैं जो एक साम्राज्ञी में होने चाहिए। ये सब सोचते हुए वो बड़े ध्यान से आम्रपाली की तरफ देख रहे थे। आम्रपाली उनकी चोट पर लेप लगाने से पहले उसे धीरे से फूंकती और फिर बड़े आराम से उस पर हल्दी लगाती। कुछ देर बाद उसने कहा, कितनी गहरी चोट थी भानु प्रताप जी, आखिर हुआ क्या था आपके साथ? सम्राट बिंबिसार जैसे दूसरी दुनिया में खो चुके थे। वो अभी भी आम्रपाली को अपलक देखे जा रहे थे। जब आम्रपाली ने उनकी तरफ देखा तो वो थोड़ा असहज हो गई और वहां से उठकर जाते हुए कहती है, और एक बात और भानु प्रताप जी, आज आप बिना भोजन किए महल से नहीं जाएंगे। इतना कहकर आम्रपाली भोजन लेने चली गई और सम्राट बिंबिसार उसका अपनापन देखकर और भी ज्यादा भाव विभोर हो गए। इसी बीच सरना को जब पता चला कि वाकई में सुभद्रा महल में नहीं है तो वो भी चिंतित हो उठी। उसने आम्रपाली को उसके बारे में बताना उचित नहीं समझा और खुद सुभद्रा को ढूंढने निकल गई, लेकिन वो कहाँ थी किसी को कुछ नहीं पता था। आम्रपाली सीधे रसोई घर में गई और सोम से कहती है, सोम, आज भोजन में क्या बना रहे हो? सोम ने जब देखा कि आम्रपाली रसोई के काम में अपनी इच्छा दिखा रही है तो वो उत्सुक हो गया। कम से कम इसी बहाने वो कुछ वक्त आम्रपाली के साथ बिता तो सकता था। उसने खुश होते हुए रसोई घर में बनने वाले सारे व्यंजन आम्रपाली को बताए। सब कुछ सुनने के बाद आम्रपाली ने कहा, सभी ठीक है, आज की खीर हम स्वयं बनाएंगे। सोम ने कहा, परंतु क्यों आम्रपाली जी, आप कष्ट क्यों कर रही हैं? आप यहाँ आराम से बैठिए और हमें बताते जाइए, हम बना देते हैं। तभी आम्रपाली ने विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं सोम, आज भानु प्रताप जी हमारे साथ भोजन करने वाले हैं, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम अपने हाथों से खीर बनाकर उन्हें खिलाएं। जैसे ही सोम ने सुना कि आम्रपाली भानु प्रताप के लिए खीर बनाने वाली है तो उसका खून खौल उठा। क्यों आम्रपाली जी, क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? आपसे प्रेम करते हैं, फिर क्यों आप हमारे साथ ऐसा कर रही हैं? मन ही मन बोलते हुए सोम की आंखें भर आईं और तब तक आम्रपाली खीर बनाने की तैयारी करने लगी। इधर सम्राट बिंबिसार नील सरोवर के पास खड़े थे। तभी युवराज स्वर्णसेन एक बार फिर उनके पास आए। उन्होंने कहा, फिर बताइए सम्राट, आप कब तक यहाँ रुकने वाले हैं? सम्राट बिंबिसार ने युवराज की तरफ देखा और कहा, युवराज, आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो युवराज ने कहा, सम्राट, हम आपका साथ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप सम्राट हैं, बल्कि इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके इरादे नेक हैं। कुछ देर पहले जब सम्राट बिंबिसार और युवराज मिले थे तब युवराज स्वर्णसेन की बातें सुनकर सम्राट बिंबिसार एक पल के लिए अचंभित हो गए थे कि आखिर वो कैसे उनके बारे में जानते हैं। लेकिन अगले ही पल जब युवराज स्वर्णसेन ने उनसे पूछा, सम्राट, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जो आपको वेश बदलकर वैशाली आना पड़ा? इतना तो हम समझ गए हैं कि यदि आपको वैशाली पर आक्रमण करना होता तो आप वैशाली को इतने उपहार और धन नहीं दे रहे होते, तो फिर इन सबके पीछे की प्रमुख वजह क्या है? सम्राट बिंबिसार ने उन्हें जवाब दिया, हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि ये सब हमारी आम्रपाली के लिए हम कर रहे हैं, उन्हें इस दलदल से बाहर निकालने के लिए। लेकिन अब तो आप हमारे बारे में पूरी वैशाली को बता देंगे। तो युवराज ने जवाब दिया, पहले तो हमने कुछ और ही सोचा था, क्योंकि आपके खिलाफ सारे प्रमाण हमारे पास हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपने हमारे पिताश्री और वैशाली की सहायता की है, इसलिए हम भी आपकी इतनी सहायता तो कर ही सकते हैं।
युवराज सम्राट बिंबिसार का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। दोपहर का वक्त था। सरना सुभद्रा को पूरे वैशाली में ढूंढ चुकी थी, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो चुपचाप महल वापस आ गई और आम्रपाली के साथ रसोई में उसका हाथ बटाने लगी। इसी बीच जब आम्रपाली ने सरना से सुभद्रा के बारे में पूछा तो उसने बात को टाल दिया, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में पूरे समय यही चल रहा था कि आखिर सुभद्रा जा कहाँ सकती है। उसी वक्त महारानी कपाला के साथ तांत्रिक के पास थी और उनके साथ थी सुभद्रा। सुभद्रा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो वहीं पर लेटी हुई थी। महारानी ने तांत्रिक बाबा से पूछा, आखिर आम्रपाली पर किया हुआ तंत्र उल्टा कैसे पड़ सकता है बाबा? तांत्रिक ने अपनी सिद्धि से सब कुछ पता कर लिया था कि आखिर ये तंत्र उल्टा कैसे पड़ा। उन्होंने बताया कि कपाला ने जो बाल उन्हें दिया था वो किसी और का नहीं बल्कि सुभद्रा का था। इसके साथ ही वो सिद्ध किया नींबू भी सुभद्रा ने अपने सिरहाने रख लिया था। यही सब कारणों की वजह से उनका तंत्र आम्रपाली पर ना होकर सुभद्रा पर असर कर गया। ये सब जानकर महारानी ने तांत्रिक से कहा, फिर ठीक है, आप सुभद्रा को वापस ठीक कर दीजिए और उस आम्रपाली के बाल हम अपने साथ लेकर आए हैं, तो अब कोई गलती नहीं होगी। महारानी की बात पर तांत्रिक ने भड़कते हुए कहा, महारानी, आपने तंत्र विद्या को समझ क्या रखा है? हमारा तंत्र एक बार में सिर्फ एक पर ही वार करता है। अब हम आम्रपाली के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तांत्रिक की बात सुनकर महारानी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अब आप आम्रपाली को छोड़कर सुभद्रा पर अपनी तंत्र विद्या आजमाइए। कपाला ने जब सुना कि महारानी सुभद्रा पर टोटके करवा रही हैं, तो वह अचंभित होते हुए कहती है, महारानी आप ये क्या कर रही हैं? सुभद्रा हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा मोहरा बन सकती है। आपको पता है ना, वो नगरवधु बनने का स्वप्न देख रही है। तुम चुप रहो कपाला, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए महारानी ने तांत्रिक से कहा, बाबा आप अपना तंत्र ऐसा चलाइए कि सुभद्रा आम्रपाली से भी ज्यादा सुंदर हो जाए। ये सुनकर तांत्रिक बाबा ने कहा, ठीक है महारानी, मैं ये कर दूंगा, परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। ये तंत्र अगले माह की पूर्णिमा की रात तक काम करेगा। उसके अगले दिन सुबह होते ही उसकी सारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। इस पर महारानी ने कुछ सोचते हुए कहा, तो इसके लिए कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे उसकी सुंदरता वापस आ जाए? महारानी की बात पे बाबा उसका उपाय सोचने लगे और कुछ देर में कहते हैं, इसका उपाय आपको सिर्फ एक ही आदमी के पास मिल सकता है और वो है हमारे गुरु सिद्ध बाबा। फिलहाल के लिए तो मैं सुभद्रा को सुंदर बना सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ अगले महीने की पूर्णिमा तक रहेगा। इसलिए यहाँ से आप मेरे गुरु सिद्ध बाबा के पास जाइए और वो आपकी सुंदरता कायम रखने का उपाय आपको बता देंगे। इसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और वहाँ पर लेटी हुई सुभद्रा के ऊपर एक के बाद एक पानी की कुछ बूंदें छिड़कना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सुभद्रा को होश आने लगा और जब उसने उठकर खुद को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो सुभद्रा है। उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था, वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसे जब महारानी वहाँ अपने साथ लाई थी तब वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो महारानी से कहती है, महारानी हम आपके इस उपकार का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। आपने न सिर्फ हमें ठीक किया है बल्कि इतना सुंदर रूप भी दिलवा दिया, हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। महारानी ने सुभद्रा के कंधे पर हाथ रखा और उसे प्यार से समझाते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम नगरवधु बन जाओगी उस दिन के बारे में सोचो, अब तुम्हारी मुट्ठी में क्या क्या होगा। ये बोलकर महारानी ने उसके दिमाग में एक बार फिर नगरवधु बनने का सपना डाल दिया। सुभद्रा को अपनी आंखों के सामने आम्रपाली का राजसी रहन सहन, उसका महल, सब कुछ दिखने लगा। वो तुरंत उत्सुक होकर महारानी से कहती है, बताइए महारानी हम नगरवधु कैसे बन सकते हैं? उसे उत्सुक होता देख महारानी के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बस हम जो कहें वो करती जाओ, फिर देखना जल्दी तुम आम्रपाली की जगह पूरी वैशाली की नगरवधु कहलाओगी। क्या आम्रपाली सुभद्रा को नगरवधु बनने से रोक पाएगी? कैसे रोकेगा सोम आम्रपाली को भानु प्रताप के करीब जाने से? क्या महारानी आम्रपाली को नगरवधु पद से हटा पाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए।